और मालेगांव शहर में जो बम ब्लास्ट हुए थे लास्ट टाइम, उसने हिंदुस्तान को एक नई चीज़ दिखाई थी कि भगवा आतंकवाद क्या होता है। उस वक्त भी जब जो आज यहाँ सियासत कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आज हमारा शहर सर शर्म से झुक गया, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे लीडर साथी निहाल अहमद ने कहा था कि जितने माइनॉरिटी के मुसलमान लोग बम ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए सब के सब बेगुनाह हैं, और यही हुआ कि कोर्ट ने भी उनको बेगुनाह माना। तो मालेगांव शहर ने पूरे हिंदुस्तान को भगवा जो आतंकवाद था उसका चेहरा दिखाया है। जो मालेगांव में नशाखोरी का अड्डा चला रहा है, फिरका परस्तों से किसकी मिली जोड़ है, इन सारी बातों का मुकर्रीन भांडाफोड़ करेंगे। इस जलसे आम में मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा के अलावा मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, सोहेल अब्दुल करीम साहब, अतहर हुसैन अशरफी साहब, प्रोफेसर रिजवान खान साहब। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। मालेगांव महाराष्ट्र में चुनाव की चर्चा जो चल रही है और जिस तरह से चुनावी परचम लेकर जो अपने अपने कैंडिडेट निकलते हैं। कल अकबरुद्दीन ओवैसी की जो है सभा हुई, उसके पहले समाजवादी पार्टी से शान साहिबा की जो है प्रचार प्रसार के लिए इकरा हसन जो जीत कर सांसद बनी है वो भी आए थे, और आने वाले दिनों में फिर एक बार जो है इकरा हसन का यहाँ पर दौरा होगा। और ये सीधा समाजवादी पार्टी की ऑफिस है, शान साहिबा की ऑफिस है, जहाँ से ये जो है आवाम का काम करती हैं। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अपने इकरा हसन को अगर इनके साथ जोड़ा जाए तो इन दोनों की जो है कहानी काफ़ी मिलती जुलती है। ये भी जो अपने पिता की जो है सियासी पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, अपने पिता के जो है पॉलिटिकल करियर को आगे लेके चलने में शान साहिबा काफ़ी कामयाब रही हैं। पिछले दिनों जो है नगर निगम के चुनाव में भी इनका जो है जीत हासिल हुई थी और लोगों के आवाम के काम करने में काफ़ी सफल रही है। इस बार जो है महिला कैंडिडेट में मालेगांव से शान साहिबा अकेले हैं और बाकी सारे पुरुष कैंडिडेट हैं जो अपने अपने तरीके से यहाँ पर चुनाव में मैदान में उतरे हैं। ख़ास तौर पर जो ये लड़ाई मानी जा रही है तो AIMIM के जो कैंडिडेट है, हाल ही में जो विधायक थे मुफ्ती इस्माइल साहब, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर जो बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से शान साहिबा की काफ़ी चर्चा है लोगों में और काफ़ी लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि काफ़ी सूझबूझ रखते हैं, सियासी काफ़ी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, जिसे आवाम काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। और पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुन कर लाना आवाम ये समझती है कि हमारे विकास के, हमारे मुद्दों के काम को ऐसे कैंडिडेट अगर जीत कर आते हैं पढ़े लिखे, तो वो अच्छी तरह से विधानसभा में इस बात को रख सकते हैं। तो ये जो आप ऑफिस देख सकते हैं, ये आवाम के लिए हर हमेशा खुला रहता है और लोगों की समस्या, लोगों के सवाल को यहाँ पर सुना जाता है। शान साहिबा खुद यहाँ पर बैठती हैं और लोगों को सुनती है। ये है समाजवादी पार्टी का ऑफिस। यहाँ पर काफ़ी जो है आवाम के काम होते हैं और अपने नुमाइंदे को किस तरह से यहाँ की आवाम देखती है, आने वाले दिनों में किस तरह से इनको चुन कर लाती है। ये एक कठिन परीक्षा है मालेगांव के चुनाव में विधानसभा को लेकर। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट के तौर पर शान साहिबा को जो है लोग हैं चुन कर लाना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वजह यही रही है कि काफ़ी सूझबूझ रखते हैं अपनी जो सियासी कैरियर है उसमें, और काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्तित्व उनका जो है नज़र आता है। यहाँ पर बुनकरों की अगर बात की जाए, उनकी आवाज़ों की, उनके मुद्दों की बात की जाए तो शान साहिबा सबसे आगे रही है। उनके साथ जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अबू आसिम आज़मी जो विधायक है, वो भी काफ़ी सारी जो है समस्या रही है मालेगांव की, उसके अंदर उनका काफ़ी जो है रोल रहा है और काफ़ी सारी आवाज़ें उठाई है। अकबरुद्दीन ओवैसी की कल यहाँ पर सभा थी, उसके चलते भी शान साहिबा से हमने सवाल लिए हैं, क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरह से यहाँ के चुनाव को देखते हैं, आइए हम सुनते हैं। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के चुनाव की जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, पिछले सालों की जो बात की जाए चुनाव की, 5 साल पहले यहाँ पर जो है AIMIM से मुफ्ती इस्माइल साहब को कामयाबी मिली थी और कहा जा रहा है कि आवाम ने उनके लिए दुआएं नमाज़ें पढ़कर उनको जिताया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज काफ़ी सारी पार्टियाँ जो हैं इस वक्त मैदान में हैं। इसके साथ साथ जो हमारे साथ एक महिला कैंडिडेट है जो काफ़ी सूझबूझ रखते हैं राजनीति से, उनसे हम सीधा बात करेंगे कि शान हिंद मैडम कैसे देखते हैं इस चुनाव को
और मालेगांव के विकास को पिछले कई सालों से जो है आवाम यहाँ की प्रताड़ित होती आ रही है। काफ़ी सारा बड़ा जो रोज़गार है लूम से जुड़ा हुआ है, वो लोगों को भी अभी जो है रोज़गार में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आने वाले समय में ऐसे कौन कैंडिडेट चाहती है आवाम जिसके चलते यहाँ के हालात को बेहतर बनाया जा सके? ऐसा है, मालेगांव शहर जो है वो 25 सालों से प्रताड़ित हो रहा है। यहाँ पे लोग आवाम का काम करने के लिए नहीं आए, खुद का फ़ायदा उठाने के लिए आए। इसलिए मालेगांव शहर की जो हालत है वो ख़राब होते जा रही है। अब लोगों ने ये सोचा है कि कहीं धार्मिक इश्यू को या फिर डर के गुंडागर्दी से हमको लोगों का साथ नहीं देना है। हमको अब इलेक्शन जो है वो सूझबूझ वाले पढ़े लिखे लोगों को और ऐसे लोगों को जिनका सियासी बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने हिम्मत की इलेक्शन लड़ने की। और इसकी वजह ये है कि सिर्फ मालेगांव ही नहीं, पूरी माइनॉरिटी के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार जो है वो जुल्म कर रही थी और माइनॉरिटी का बड़ा तबका जो है वो वीवर है, इसलिए उनके साथ प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था। इन सब के ख़िलाफ़ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जीत के पॉलिसी बनाई जाए कि शेतकरी के साथ साथ आज शेतकरी भी परेशान है, वीवर भी, विनकर भी परेशान है, उनके लिए काम किया जाए। और हम लोगों ने हमको ये आशा है कि अब वो आसिम आज़मी साहब हो या अखिलेश यादव साहब हो, वो विनकर के लिए सोचते हैं और वो कुछ करेंगे। मैडम, मालेगांव की अगर पूरा दौरा किया जाए तो मालेगांव सिर्फ जो नया विस्तार है मालेगांव का, वहाँ पर डेवलपिंग काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन पिछले विस्तारों की बात की जाए जहाँ पर गरीब आवाम रहती है, बसती है, वहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है, पानी की समस्या है और काफ़ी ऐसे सारे मसले मसाइल है जो नगर निगम को भी पूरा करना चाहिए। ऐसे समय पर यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं जीत कर आते हैं लेकिन आवाम की समस्याओं पर खरे नहीं उतरते। पहले तो आपने ये बात गलत कही कि नए विस्तारित एरिया जो है वो डेवलप्ड है। ये एक वाही शहर होगा कि जहाँ पर नए विस्तारित एरिया भी पुराने विस्तारित से ज़्यादा ख़राब है। ये यहाँ दो पार्ट में है, मालेगांव शहर का पूरब का हिस्सा और पश्चिम का हिस्सा। पूरब के हिस्से में जो है माइनॉरिटी रहती है, जो देश की माइनॉरिटी है, और गांव की हमारे यहाँ की मेजॉरिटी है। और जो पश्चिम का हिस्सा है वहाँ पर देश की मेजॉरिटी रहती है। और हमारे यहाँ जो कॉरपोरेशन में राज करने वाले लोग थे, उन्होंने बीजेपी के जो मिलकर बनी हुई गवर्नमेंट है, उनके शिंदे के साथ वाले एमएलए को जो यहाँ के मिनिस्टर बने, उनका साथ दिया और उनको अपनी पोस्ट कुर्सी पाने के लिए शिवसेना बीजेपी की मदद ली और उसके बदले में जो माइनॉरिटी के इलाके का काम था उसके सारे फंड उनको दे दिए। इसलिए मालेगांव शहर पिछड़ गया है। हमारे यहाँ की चाहे वो एमआईएम के लोग हों, चाहे वो पहले कांग्रेस के और अब जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनका ये काम रहा है कि उन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए मालेगांव शहर की माइनॉरिटी के फंड को एक ऐसे आदमी के पास गिरवी रख दिया जो फिरका परस्त था। मैडम, ख़ास तौर पर महिलाओं के मुद्दे यहाँ पर क्या रहेंगे? चुनाव के अंदर आप एक महिला कैंडिडेट हो और आप अकेली महिला कैंडिडेट सारे कैंडिडेटों से लड़ना है, कितना मुश्किल है और क्या महिलाओं की समस्या? देखो, मालेगांव शहर की महिलाएं जो है वो हमेशा से बहादुर रही है। चाहे आप देखेंगे कि जब तिलाक सलासा 3 तलाक के मामले में रहा तो हवा बनाया गया कि मुसलमान औरतें बहुत खुश है, उस वक्त भी बड़ी मेजॉरिटी में मालेगांव शहर की औरतों ने निकल के बोला कि मोदी सरकार की 3 तलाक की जो नए कानून है हम उनको नहीं मानते। एनआरसी के टाइम में भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस मालेगांव शहर से औरतों का निकला। और जब जब चाहे मणिपुर में औरतों के ऊपर प्रताड़ना होती है, मालेगांव शहर की औरतें जमा होती है। मालेगांव शहर की औरतें जो है सोशली पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, सूझबूझ वाली है, इसलिए उनको समझता है क्या करना। और यहाँ जो हमको तकलीफ़ है सबसे पहले रोज़गार की, मर्दों के साथ साथ महिलाओं को रोज़गार का प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड हो। इसके बाद जो है सिक्योरिटी, हमको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए औरतों को। आज मालेगांव शहर में लोगों ने सियासत करने के लिए जिस तरह गैर कानूनी कारोबार को बढ़ाया, जिसमें नशे का बड़ा कारोबार है, तो उसकी वजह से औरतें इनसिक्योरिटी फील करती है। तो पुलिस पे ऐसा दबाव बनाया जाए जिसकी वजह से गैर कानूनी काम रुके, जहां महिलाएं भी और पुरुष भी सिक्योरिटी महसूस करें, रोज़गार मिले। और जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो गए यहाँ कॉरपोरेशन के, उसको फिर से शुरू करके रोज़गार के मौके मिले, ये हमारी सोच है। और यहाँ सिर्फ औरतें ही परेशान हैं ऐसा नहीं है, यहाँ के पुरुष भी परेशान हैं। मैडम, जिस तरह से इकरा हसन को लोगों ने लोकसभा में कामयाबी दी, जीता कर लाए, वो भी एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट थे जिन्होंने मेहनत से जो है चुनाव को जीता। इसी तरह से क्या महाराष्ट्र की आवाम, मालेगांव की आवाम जो आपको भी देखती है, आप भी पढ़े लिखे सूझबूझ है और आप भी पिछले चुनाव में कामयाबी हासिल करते हैं?
देखो मेरा बैकग्राउंड सियासी रहा है और ऐसे सियासी लीडर की मैं बेटी हूँ जो हमेशा से सेकुलर लीडर रहे, किसी भी धार्मिक पार्टी के साथ उनका संबंध नहीं रहा। तो हम ये मानते हैं कि अगर देश में माइनॉरिटी को चैन से रहना है तो धर्म पे बात माइनॉरिटी ने नहीं करनी चाहिए, माइनॉरिटी ने बात करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ढाल है माइनॉरिटी को बचने के लिए। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, महिलाओं की समस्या आसानी से समझ सकती हूँ, उनको हल कर सकती हूँ, और सालों से मैं महिलाओं के लिए और शहर के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे अपेक्षा है कि शहर की महिलाएँ और पुरुष पढ़ी लिखी सूझबूझ वाली क़यादत के साथ रहेंगे। मुझे जितना मालेगांव शहर में महिला होने के बावजूद भी जितना सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि जितने उम्मीदवार पुरुष हैं उनको मिलता हो। मैडम, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि धर्म की राजनीति अब चारों तरफ फैल रही है, पूरे भारत भर में नफरत की राजनीति हो रही है। ऐसे बीच पिछले सालों मालेगांव ने ये भी देखा एक दर्द कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ और लोगों को काफ़ी प्रताड़ित हुए, नुकसान हुआ, और उन्हीं को आरोपी बनाया गया और जो आरोपी थे उनको संसद तक पहुँचाया गया। उसके बाद का क्या माहौल? ऐसा है कि धर्म की राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो हिंदू धार्मिक भावनाएं भड़काएं, चाहे मुसलमान धार्मिक भावनाएं भड़काएं, ये दोनों जो है वो एक ही बीजेपी के दलाल हैं, हम ये मानते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि माइनॉरिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो सेफ़ है वो है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स सबको दिए हैं, इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना है। अगर कोई मुसलमान आकर, जैसे आप देखेंगे कि एमआईएम के लोग बोलते हैं, अगर वो ये बात आकर बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में माहौल बने ये कोशिश करते। आज हम जहाँ हैं वो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो तुम भाषण देते हो उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी में मुसलमान हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है इनके भाषण की वजह से, और जिसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो ये सब जो है ये बीजेपी की टीम बी है या टीम ए भी कह सकते हैं आप, ये ऐसे हैं। लेकिन मालेगांव शहर में हम ये मानते हैं कि हमारे पिताजी थे, जब भी उन्होंने मुस्लिम लीग को यहाँ ज़िंदा नहीं रहने दिया कि हमारे ऊपर कोई तख्ती न लगे कि मुसलमान मुस्लिम लीग को मानता है। हमारी सोच ये है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनको संविधान पर भरोसा करके रहना चाहिए। हमारे पास एक मौका था जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जा सकते थे, लेकिन हम बाय बर्थ मुसलमान इंडियन नहीं है, हम बाय चॉइस इंडियन हैं। इसलिए सेकुलर जो हिंदुस्तान का मेन है वो मुसलमान है, क्योंकि उसने इस्लामी जमहूरिया को छोड़ के हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। और मालेगांव शहर में जो बम ब्लास्ट हुए थे लास्ट टाइम, उसने हिंदुस्तान को एक नई चीज़ दिखाई थी कि भगवा आतंकवाद क्या होता है। उस वक्त भी जब जो आज यहाँ सियासत कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि आज हमारा शहर सर शर्म से झुक गया, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे लीडर साथी निहाल अहमद ने कहा था कि जितने माइनॉरिटी के मुसलमान लोग बम ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए सब के सब बेगुनाह हैं, और यही हुआ कि कोर्ट ने भी उनको बेगुनाह माना। तो मालेगांव शहर ने पूरे हिंदुस्तान को भगवा जो आतंकवाद था उसका चेहरा दिखाया, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी ने उनको संसद तक भेजा। लेकिन अब जो धर्म की राजनीति को हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू सब समझ गए हैं कि रोज़गार, लोगों की आमदनी का कम हो जाना, लोगों के लिए महंगाई का बढ़ना, इसको सरकार जब रोक नहीं पाती, कोई आदमी रोक नहीं पाता, तो वो धर्म की बात करता है। जी मैडम, अब हमारी चैनल के माध्यम से यहाँ की आवाम को आखिर क्या मैसेज देना चाहोगे? चुनाव 20 तारीख को है, जल्द से जल्द लोग निकले और चुनाव के लिए बड़ी तादाद में जो है लोकशाही का पर्व मनाया जाए। मालेगांव शहर में मैं आवाम से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मुल्क में, इस शहर में तालीम याफ्ता क़यादत की ज़रूरत है। ऐसी क़यादत कि वो सूझबूझ रखते, और जितने उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं अकेली उसमें लेडीज़ हूँ, सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ, कानून और सियासत ये सब जानती हूँ। अगर तुम गैर सियासी आदमी को चुन कर दोगे, अनपढ़ आदमी को चुन के दोगे, तो एनआरसी जैसी मुसीबत और ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुकामी मसाइल के साथ साथ हमको हमारे स्टेट वाइज और नेशनल मसाइल पर हल करने वाले लोगों को चुनकर देना चाहिए। और वाहिद मैं सियासी सूझबूझ और कानून जानने वाली हूँ, लोग मेरा साथ दें। जी चलिए, तो ये थे सानेहिन साहिबा जिनसे हमने बात की और काफ़ी सूझबूझ रखी, काफ़ी सूझबूझ से हमारे सवालों के जवाब दिए। और आने वाले दिनों में मालेगांव की आवाम भी ये चाहती है कि
ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो एजुकेटेड है और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और पॉलिटिकल सूझबूझ रखते हैं, जिसके चलते यहाँ की आवाम के विकास के काम हो और आवाम की जो समस्याएं हैं, महंगाई है, रोज़गार है, उसके चलते जो सानेह हिंद साहिबा जैसी कैंडिडेट अगर जीत कर आती हैं तो उन आवाम के जो है समस्याओं पर खरा उतर सकती हैं। लेकिन एक महिला जो घर जिस तरह से चलाती है, इस तरह से अगर उनके हाथ में शहर की कमान भी दी जाए तो बेहतरी से वो अपने जो है शहर को विकास की विकास के तौर पर ले जा सकती है। जिस पिछले दिनों समाजवादी ने लोकसभा की कैंडिडेट इकरा हसन साहिबा को जो है चुनकर आवाम ने जिता कर लाए थे, इसी तरह से महाराष्ट्र की आवाम भी ये चाहती है कि सानेह हिंद साहिबा जिस तरह से यहाँ पर जीत कर आएँ और आने वाले दिनों में विकास की राह पर मालेगांव को देखा जाए। साथी निहाल रहमत की आन शान हिंद, साथी निहाल रहमत की आन शान हिंद, और साजिदा में दम की है जान शान हिंद, और साजिदा में दम की है जान शान हिंद, मतलब बुलंद बारी पहचान शान हिंद, मतलब बुलंद बारी पहचान शान हिंद। मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा के अलावा मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, सोहेल अब्दुल करीम साहब, अतहर हुसैन अशरफी साहब, प्रोफेसर रिजवान खान साहब, अब्दुल बाकी रासडवाला, जावेद अनवर साहब, सोहेल अब्दुल करीम साहब, इस्माइल रहमानी साहब, मुदस्सिर हुसैन गुड्डू के अलावा दीगर मुकर्रीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लिहाजा उन्ना से गुजारिश है कि कल उमड़ते हुए सैलाब की तरह आकर इस जलसे को अपनी हिमायत दें और 20 नवंबर को होने वाले मालेगांव असेंबली इलेक्शन में आप अपना कीमती और समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवारा मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा, जिनकी निशानी है साइकिल साइकिल साइकिल, 6 नंबर साइकिल निशान पे बटन दबाकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। साथी निहाल रहमत की आन शान हिंद, साथी निहाल रहमत की आन शान हिंद, और साजिदा में दम की है जान शान हिंद,